नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने नया रायपुर मंत्रालय भवन में हुई महत्वपूर्ण बैठक। विभाग की योजनाओं पर होगी समीक्षा। रायपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पार्किंग मैनेजर पर चाकू से जानलेवा हमला कर नकदी लूटने वाले 3 शातिर बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने फिर बढ़ाई चिंता। सोमवार को एक और नया मामला आया सामने। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 51। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन में आज कृषि विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रमुख रूप से शामिल रहे। बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए विभागीय योजनाओं, पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों और अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रामविचार नेताम ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कमियां पाई जा रही हैं। समीक्षा के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए और किसानों के हित में योजनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेताम ने कहा कि भूपेश बघेल को रह रहकर तकलीफ हो रही है। राज्यपाल यदि प्रदेश में दौरा कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो ये देखने जा रहे हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। अमानक स्तर के खाद को लेकर भी मंत्री ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अमानक खाद पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है। नमूने जब्त कर जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल खुलने के अवसर पर मंत्री नेताम ने बच्चों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज से स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल लौट रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि वे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके अभिभावकों से अपील करते हैं कि वे बच्चों को अच्छे परिवेश में रखें और उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। देखिए, समीक्षा तो हमारा रूटीन वर्क है। मैं पहले अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट का डिटेल में समीक्षा किया और आज का दिन हमने कृषि उद्यानिकी विभाग का समीक्षा करने का समय जो है निर्धारित किया है। और फर्स्ट हाफ में हम कृषि विभाग से संबंधित सभी चर्चा करेंगे और सेकेंड हाफ में हम उद्यानिकी विभाग का भी समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में बहुत सारे जो कमियां हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें और आगे चल कर के और कैसे हम किसानों के हित में और अच्छी योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचा सकें। तो जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक सभी बातें सामने नहीं आ पाती। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पार्किंग मैनेजर पर चाकू से जानलेवा हमला कर नकदी लूटने वाले 3 शातिर बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला जीआरपी थाना क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी शनिवार को वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार शनिवार को पार्किंग मैनेजर रवि आहूजा को चाकू मारकर करीब 10 से 15 हजार रुपए नकद लूट लिए गए थे। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर, निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन, मनीष गजभिये और पप्पू साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शेख हुसैन गंज थाना का निगरानी शुदा बदमाश है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट समेत करीब 12 से 15 संगीन अपराधों में एफआईआर दर्ज है। उसके ऊपर पहले भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो जिले में लौटकर फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। क्राइम ब्रांच ने शेख हुसैन को गोंदवारा से, जबकि मनीष गजभिये और पप्पू साहू को चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार किया है। मनीष और पप्पू के खिलाफ भी गंज, आजाद चौक और जीआरपी थाने में संगीन एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस कार्रवाई को रायपुर पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोमवार को एक और नया मामला सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 51 पहुंच गई है।
इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पहली मौत भी दर्ज की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रायपुर में एमएमआई अस्पताल में भर्ती 86 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित मरीज की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव मरीज की ये प्रदेश में पहली आधिकारिक मौत है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की निगरानी में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कन्हरपुरी स्थित मुक्तिधाम में किया गया। प्रोटोकॉल के तहत शव को सीधे अस्पताल से मुक्तिधाम लाया गया, जहां परिवार के केवल 7 सदस्य मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण और रोकथाम के लिए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। राज्य में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोलंकी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। प्रमुख अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और उन्हें एक्टिव मोड पर रखा गया है। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए आवश्यक संसाधन और दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कोविड मामलों में फिर से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए नागरिकों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मास्क पहनने, हाथ धोने और भीड़भाड़ से बचने जैसे नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है, ताकि संक्रमण की रफ्तार को धीमा किया जा सके। दुर्ग जिले के नेवई क्षेत्र में मरोदा से उतई मार्ग पर प्रस्तावित नई सरकारी शराब दुकान खोलने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया को अविलंब रद्द करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेवई के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शराब दुकान से क्षेत्र की घनी आबादी प्रभावित होगी और इससे आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा होने की पूरी संभावना है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि शराब दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों का ये क्षेत्र अड्डा बन जाएगा, जिससे छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों की आशंका लगातार बनी रहेगी। सरकार द्वारा 20 जून को इस स्थान पर शराब दुकान खोलने की निविदा जारी की गई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि ये दुकान हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगी। बच्चे भी शराब पीना सीख जाएंगे और आम परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। नेवई के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि घनी आबादी और सामाजिक ताने बाने को देखते हुए इस प्रस्ताव को तुरंत निरस्त कर दिया जाना चाहिए। शराब जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। शराब पीने के बाद आदमी हैवान हो जाता है। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने पड़ोसी को, किसी को भी वो पहचानने की क्षमता रखता नहीं है। आप लोग हमेशा देखते हैं, क्योंकि आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, कि आए दिन यहाँ पर घरों में ऐसा भी मुद्दा देखने को आता है कि एक बाप जो है अपनी बेटी का शोषण कर रहा है, तो कहीं अब चाचा का बेटा अपनी बहन से शादी कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, नशा जो है, इस सब गंभीर मामलों को बढ़ावा देती है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है 67 और नई शराब दुकानें खोल करके इन सब गंभीर अपराधों को बढ़ावा देने के लिए आमादा दिखाई दे रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें ना खोली जाएं। हमको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए। हमको शराब दुकान नहीं चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि शराब दुकान प्रतिबंधित किया जाए। छत्तीसगढ़ में जो नए शराब की दुकान 67 नए शराब की दुकान खोले जाने हैं, उसमें से रिसाली के नेवई क्षेत्र में एक शराब दुकान फिर से प्रस्तावित है, जो कि स्टेट हाईवे से लगा हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव कहना चाहिए वो जगह है। अगर वहाँ पे शराब दुकान खुलती है तो फिर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा, वहाँ पे अपराध बढ़ेंगे। और एक तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को गिराने पे लगी हुई है, हजारों स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए, और जिस तरह से इन्होंने शराब के कारोबार पे ध्यान दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के सरकार से भी निवेदन करते हैं कि पहले तो उस जगह से शराब दुकान का जो प्रस्ताव है उसे हटाया जाए। और दूसरी बात कि आप लोग जो ये शराब का व्यापार करने में लिप्त हैं, इसे जनता देख रही है और आप लोगों को निश्चित ही इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि जो आप लोगों ने 25-25 लाख रुपए में घरों घर शराब दुकान खोलने का आप लोगों ने जो एक टेंडर जारी किया हुआ है, एक प्रस्ताव जारी किया हुआ है, बिल्कुल गलत है, जनहित में नहीं है। रायगढ़ में न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के तहत केलो नदी किनारे बसे प्रगति नगर और जेलपारा बस्ती में हो रही तोड़फोड़ को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ ने प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और सरकार के फैसले को अमानवीय करार दिया। दीपक बैज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये विकास नहीं, विनाश है। सरकार गरीबों के घर उजाड़ रही है। पीड़ितों की पुकार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। प्रशासन को अगर नदी और सड़क ही बचानी है तो क्या थोड़ी बेहतर प्लानिंग से गरीबों के घर नहीं बचाए जा सकते थे? ये सवाल उन्होंने किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां से तोड़फोड़ की शुरुआत हुई वहां नदी के किनारे पहले से वॉल बनाकर सड़क बनाई गई है। ऐसे में दूसरी तरफ भी उसी तरह सड़क बनाई जा सकती थी, लेकिन प्रशासन ने बिना सोचे समझे सीधे गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि घरों को उजाड़ने से पहले न तो निगम कमिश्नर आए, न महापौर, न एसडीएम, न कलेक्टर और न ही क्षेत्रीय विधायक। दीपक बैज ने कहा कि प्रशासन की योजना में कहीं भी मानवीय संवेदनाएं नहीं है। शाम को नोटिस देकर सुबह जेसीबी भेज दी जाती है। हजारों की संख्या में पुलिस बल भेजा जाता है, मानो कोई आतंकी कार्रवाई हो रही हो। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जिनका घर तोड़ा गया, क्या वो पाकिस्तानी या बांग्लादेश से आए थे? दीपक बैज ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। रायगढ़ कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। रायगढ़ में सैकड़ों मकान गरीबों का तोड़ा जा रहा है विकास के नाम पर। ये विकास नहीं, विनाश है। और बिना प्लानिंग के, बिना विश्वास और भरोसे में लिए हुए यहाँ के मंत्री ओपी चौधरी जी और तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर शाम को नोटिस दिया जाता है और सवेरे घर को तोड़ा जाता है। क्या इससे पहले भी मरीन ड्राइव सड़कें नहीं बनी? क्या नदी किनारे बनी है? अगर शायद उसी प्लान पे तहत अगर बनता, मुझे लगता है बहुत घरों को बचाया जा सकता था। मुझे लगता है कि गरीबों के घर को उजाड़ने के पीछे कहीं ना कहीं बड़े बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये प्लानिंग किया गया है। और जहां पे इनको शिफ्ट किया गया है वहां पे भी ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ पे ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, टॉयलेट खुला में पड़ा हुआ है, बाथरूम खुला में पड़ा हुआ है। आज साफ़ सफाई की जा रही है, हम लोग स्वयं देख के आए। मतलब वहाँ तो जानवर रहने के लायक भी नहीं है, वहाँ शिफ्ट कर रहे। मतलब कई गरीबों के जो नए बनाए मकान, जो अपने झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर दूसरे घरों में काम कर रोजी रोटी कमाते थे, बैंक से लोन लेकर उन्होंने घर बनाए। कई लोग घर बना रहे थे, उनका घर को तोड़ दिया गया है। क्या प्रशासनिक आतंकवाद नहीं है? अगर अभी तोड़ दिए, अभी अगर तोड़ेंगे, क्या बरसात में बनेगी क्या सड़कें? बरसात से पहले क्यों घर तोड़ा गया है? जबकि नियम है बरसात से पहले घर नहीं तोड़ा जा सकता किसी गरीब का। बरसात में कोई भी निर्माण काम नहीं होता है। फिर इतना जिद, पुलिस प्रशासन 5000 से अधिक पुलिस प्रशासन लगाकर बंदूक पे नोक पर, लाठियों के दम पर गरीबों के मकान तोड़ना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है और कहीं ना कहीं बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए इस शासन और प्रशासन ने मिलकर गरीबों का घर को उजाड़ा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात हुई, दहशत में डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद उनसे चर्चा करते, बात करके अगर कोई रास्ता निकलता, निश्चित रूप से उनका घर बच सकती थी। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने मिलकर उन गरीबों के पक्ष में लगातार 3 दिन से लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐलान करती है कि बहुत जल्द ही उन गरीबों के हक के लिए, उन परिवारों की लड़ाई के लिए कलेक्टेड घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसका ऐलान बहुत ही जल्द शहर और जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उसका डेट का ऐलान करेंगे। बिलासपुर के जल संसाधन विभाग स्थित प्रार्थना सभा भवन में राज्य महिला आयोग द्वारा 18वीं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने की। इस जन सुनवाई में कुल 31 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से कई मामले पारिवारिक विवाद से जुड़े थे तो कुछ बेहद गंभीर प्रकृति के भी थे। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई के दौरान एक युवक द्वारा स्वयं को पुलिस आरक्षक बताकर शादी करने का मामला भी सामने आया। युवक ने शादी के कार्ड में छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक छपवाया और 10 लाख रुपए दहेज भी लिया। मामले की जांच के बाद फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जिस पर पत्नी ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के बाद पति पत्नी आपसी सहमति से राजी खुशी साथ में रहने लगे। एक अन्य प्रकरण में मुंगेली जिले के एक शिक्षक के खिलाफ पत्नी ने दूसरी शादी कर अलग रहने और परिवार का भरण पोषण न देने की शिकायत की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में पदस्थ एक एडीएसएम ड्राइवर के
कार्यालय की महिला कर्मचारी से अभद्रता करने का मामला भी सामने आया है। आयोग ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए जांच पूरी होने पर ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आज महिला आयोग की लगातार 18वीं जन सुनवाई है। आज की सुनवाई में हम 31 मामले लेकर आए हैं और प्रदेश स्तर पर 325 नंबर की जन सुनवाई है। आज इस जन सुनवाई में हमारे साथ हमारे महिला आयोग की सम्मानित सदस्य सरला कुसरिया जी हैं, हमारी प्रभारी सचिव पुष्पा किरण कुजूर हैं और आज की सुनवाई में 31 मामले रखे गए थे। इन मामलों में कुछ 3-4 खास मामले हैं। एक मामले में फर्जी पुलिस आरक्षक बता करके लड़की से शादी किया था, सामाजिक रीति रिवाज से 10 लाख का सामान दिया गया था और बाद में लड़की को पता चला कि वो निकम्मा नालायक है और उसने कोई भी जॉब नहीं की है, ना कभी एग्ज़ाम दिया है पुलिस का और उसने हर बार अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इवन उस लड़के के पिता ने भी कार्ड जो छपवाया था उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक लिखा था। तो आज उन दोनों ने अपनी गलती को माना, उसके पिता ने भी और लड़के ने भी, और सुलहनामा का प्रस्ताव दिया। लड़की और उसके मामा पक्ष यहाँ उपस्थित थे, दोनों को विस्तृत समझाइश दिया गया और उनका एक सुलहनामा रजिस्टर्ड स्टाम्प में बनवाया गया और उसके बाद वो दोनों अपना जीवन संबंध फिर से सुधारने के दिशा में आगे बढ़े हैं। हमने यहाँ सखी की ऑफिसर को उस केस की निगरानी नियमित रूप से करने के लिए कहा है ताकि लड़की को फिर भविष्य में कोई परेशानी ना हो। उसलापुर ज़िले के एक माध्यमिक स्कूल के टीचर जिसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़कर दूसरा विवाह किया है, उसने सिविल सर्विसेज रूल्स का वायलेशन किया है। इसलिए मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा जाएगा और उसे उसके निलंबन की अनुशंसा किया जाएगा और आगामी सुनवाई रायपुर में किया जाएगा। यहाँ पर एक एडीएम के ड्राइवर ने अपने कार्यालय में कार्यरत महिला का अपमान किया था, जिसकी लेकर जांच चल रही है और पहले वो श्रम कार्यालय में था, अभी एडीएम के साथ अटैच है। तो हम एडीएम को पत्र भेजेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित बहुचर्चित आरोग्यम हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के लिए चर्चा में आ गया है। इस बार डॉक्टर की कथित लापरवाही और अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के चलते 36 वर्षीय महिला ज्योति पॉल की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार सोमवार को अपनी शिकायत लेकर दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मामला 17 मई का है, जब ज्योति पॉल को कमर की नस दबने की शिकायत पर परिजनों ने आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। न्यूरोसर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ऑपरेशन को मामूली बताते हुए जल्द स्वस्थ हो जाने का आश्वासन दिया था। अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद परिजनों से 50,000 रुपए नकद राशि भी वसूल कर ली। 19 मई को हुए ऑपरेशन के बाद 24 मई को महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 26 मई को महिला को फिर से तेज दर्द उठा और परिजन दोबारा अस्पताल पहुंचे। इस बार अस्पताल प्रबंधन ने दोबारा इलाज के लिए फिर से 50,000 रुपयों की मांग की। जब परिजनों ने असमर्थता जताई तब उन्होंने डॉक्टर कुलदीप सिंह से फोन पर संपर्क किया, जिन्होंने मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश जिला अस्पताल में भर्ती के महज 2 घंटे बाद ही ज्योति पाल की मौत हो गई। शोक से उबरने के बाद महिला के प्रति राजेश पाल और बेटी वर्षा पाल ने सोमवार को दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा साझा की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की पैसों की भूख और इलाज में देरी के चलते एक मजदूर महिला की जान चली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने कहा कि फिलहाल उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ? हमारी माँ का तबीयत थोड़ा सा खराब था, उनके कमर में दर्द था, तो बोले कि मतलब आरोग्यम हॉस्पिटल में हम लोग लाए, चेकअप कराए, दिखाए, तो डॉक्टर बोले कि आपकी कमर का नस दब गया है। उसके बाद बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम लोग ने पूछा कि खर्चा कितना तक आएगा सर, तो बोले कि 1.5 लाख तक आएगा। तो उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। फिर हम लोग ये बोले तो बोले कि आयुष्मान कार्ड चलता है, आधा आयुष्मान से कार्ड से कट जाएगा, बचा कुछ आप दे देना। उसके बाद फिर 17 को हमने उन्हें एडमिट कराया हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने 19 को इलाज किया, बोले कि आयुष्मान कार्ड में पैसा आने में लेट लगता है, पहले 50,000 भर दो। हम लोगों ने भर दिया। उसके उस दिन 19 को उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने 4 दिन में हमको डिस्चार्ज दे दिया।
उसके बाद डिस्चार्ज के बाद हम लोग, हमारी माँ हमारे साथ एक दिन थी, हम लोग को लगा कि हालत खराब हो रही है, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लाए, फिर लाते ही उन लोग बोले कि इनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और बोले 50,000 तक खर्चा आएगा। तो एक गरीब इंसान फिर से जमा करने के बाद फिर आईसीयू का खर्चा होता है एक दिन का। हाँ, पैसा जमा करो फिर आपको बेड में सुलाएंगे। तो एक गरीब इंसान उतना पैसा कहाँ से लाएगा? कई बार प्राइवेट मरीजों से जिला अस्पताल में या जिला अस्पताल से अन्य अस्पतालों में मरीज रिफर होता है गंभीरता के हिसाब से, और ये मरीज जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो आरोग्य अस्पताल से जिला अस्पताल में आया है, तो यहाँ पे मौत हो गई है। अगर कोई इसमें लापरवाही की बात है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जिसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार की 11 साल बेमिसाल उपलब्धियों को लेकर भिलाई पहुंचे राज्य के युवा एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंत्री वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने खेल अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था, जिसे भाजपा सरकार ने दोबारा शुरू किया है। साथ ही उन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपयों की प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही थी। ओलंपिक की भी हम अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें जुनून और जोश पैदा करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़ रुपया देने का। और हम अभी खेल में काम करना चाह रहे हैं, कोच की भर्ती होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकाल में खेल में एक अच्छा काम करें, हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो। और दूसरा आप देखें कि बस्तर में जो ओलंपिक हुआ, बस्तर ओलंपिक के नाम से, और इनकी प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी कही है। मंत्री के इस बयान पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि मंत्री जी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। देवेंद्र यादव ने कहा कि जब टंकराम वर्मा ओएसडी के पद पर थे उस समय भी उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और अब मंत्री बनने के बाद सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री जी करोड़ों की सौगात की बातें करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों को अभी तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस लाभ नहीं मिला है। इस बयानबाजी के बाद भिलाई की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है और खेल नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक इन्होंने बंद कर दिया, खिलाड़ियों के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। और मंत्री जी भले जब ओएसडी थे तब भी कुछ नहीं कर पाए, और मंत्री जी आज मंत्री हैं तब भी केवल बातें कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कुछ धरातल पे दिखता नहीं है। मुझे बहुत दुख है, तुम 1 करोड़ मत दो, लेकिन उन जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आइडेंटिफाई तो करो जो वहां जाकर खेल सकते हैं, और उनको महीने के 5,000 10,000 रुपए की जरूरत है ताकि वो अपने खेल को बढ़ोतरी कर पाए। ये क्या आप मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हो कि आप ओलंपिक जीत के और हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे? ओलंपिक पहुंचने के लिए एक खिलाड़ी को जो मेहनत लगती है उसमें आप उनके साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो, पहले ये स्पष्ट करो। न्यायधानी बिलासपुर में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर सड़ चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। शहर के महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित शराब दुकान में एक युवक खुलेआम चाकू लहराता हुआ लोगों को डराता धमकाता दिखाई दे रहा है। इस घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक नकाबपोश युवक हाथ में चाकू लिए दुकान के आसपास बेखौफ तरीके से घूम रहा है और वहां मौजूद लोगों को डरा धमका रहा है। बताया जा रहा है कि इस युवक का नाम ईशु है, जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुका है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस युवक की तलाश शुरू कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन अब तक युवक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कि महाराणा प्रताप चौक स्थित शराब दुकान में एक व्यक्ति धारनुमा हथियार लेकर किसी अन्य को डरा धमका रहा है, जिस पर पुलिस इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। उसके ठिकानों पर भी दबिश दी गई है और उस व्यक्ति को तुरंत पकड़कर उसके खिलाफ विधिनुसार कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए
हॉर्नबिल टीवी।